हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में दो तीन महत्वपूर्ण बातों को डिस्कस किया जाएगा। इसके पहले 17वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो हमने वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने 17वीं बीपीएससी के अंतर्गत कौन कौन से सिलेबस कवर करना है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी बुक्स को आपको प्रेफर करनी है, ये हमने बताया था। आज का हमारा वीडियो में दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कशन का होगा, जिनमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपनी तैयारी को प्रारंभ किस प्रकार से करें। हमने आपको पढ़ने के लिए बुक लिस्ट तो हमने बता दिया था, लेकिन आप कैसे पढ़ना प्रारंभ करेंगे, आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए अभी से। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी की नोटिफिकेशन आने में भी अभी समय है, तो अभी से ही अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाएंगे तो आगे जाकर आपको मेंस की तैयारी में डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो अभी से आप प्रॉपर वे में किस प्रकार से अपनी डेली रूटीन को मैनेज करें, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण आज का डिस्कशन का पॉइंट होगा, वह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्या नोट्स बनाना जरूरी है, अगर हाँ जरूरी है तो किस प्रकार से आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है, किस प्रकार से नोट्स बनाएंगे इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु होगा आज का हमारा डिस्कशन का। 17वीं बीपीएससी की अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण आज का हमारा सेशन होने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर आप अपनी तैयारी को प्रारंभ किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अभी से हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अभी से जो आपकी तैयारी की सबसे बेहतर रणनीति होनी चाहिए वह प्री कम मेंस। प्री कम मेंस की बजाय आप मेंस कम प्रीलिम्स करिए। ठीक है, मेंस के साथ साथ आप प्रीलिम्स की तैयारी करिए। ठीक है, आपकी डेली रूटीन इस प्रकार की होनी चाहिए कि आप डेली रूटीन में मेंस के सब्जेक्ट को भी आप कवर कर ले रहे हैं और थोड़े बहुत आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड भी अपनी स्टडी कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर इसके लिए एक व्यवस्थित डेली रूटीन माना जाए तो जो मेरे अनुसार जो अभी आपका डेली रूटीन होना चाहिए उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं। मैं मानकर यहां पे चल रहा हूं कि आप में से अधिकांश जो स्टूडेंट है वह सेल्फ स्टडी के जरिए बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के अनुसार मैं डेली रूटीन को डिस्कस करूंगा। अगर आप किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन 2 से 3 घंटे आप कोचिंग संस्थान जाते हैं तो उसके अनुसार आप अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित और मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे अनुसार जो डेली रूटीन आपका होना चाहिए वह मॉर्निंग 8 बजे से आपकी डेली रूटीन प्रारंभ हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके पहले 8 बजे तो आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। उसके पहले आप फ्रेश हो लीजिए, स्नान वगैरह, पूजा पाठ जो भी आपकी होती है डेली रूटीन, दिनचर्या, नाश्ता वगैरह, वो करके आपको तैयार हो जाना है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में 8 से 11 AM आपको अपनी तैयारी का 3 घंटे प्रॉपर वे में फर्स्ट शिफ्ट आपकी तैयारी करनी है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट। इस तैयारी में आप कोई भी जीएस का एक पेपर कवर कर सकते हैं, या तो मतलब कोई एक सब्जेक्ट, या हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन ये 3 घंटे प्रॉपर वे में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का मतलब जीएस पेपर 1 नहीं हुआ। पढ़ाई का पहला शिफ्ट आपके जो डेली रूटीन का होगा वह मॉर्निंग 8 से 11 बजे तक आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए। यह तैयारी आपकी मेंस ओरिएंटेड स्टडी यहां पर आपको करनी है। ठीक है, तो मेंस रिलेटेड आप पर डे 3 घंटा 8 से 11 बजे तक आप पढ़ेंगे। यह आपका पढ़ाई का शेड्यूल नंबर 1 होगा। ठीक है, फिर 11 बजे आप पढ़कर उठ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, 10 मिनट टहल लीजिए, इसके बाद आप फिर बैठ जाइए। जो आप लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको न्यूज़पेपर यहां पर पढ़नी है। डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर आपको मॉर्निंग में डेली टाइम मिल पा रहा हो 8 बजे के पहले न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो वहां भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी तैयारी, अपनी अध्ययन की शुरुआत आप न्यूज़पेपर से ना करके किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से करिए। क्योंकि कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में होता है कि आप कई ऐसी घटनाएं को देख लेंगे जिससे आपका मन प्रभावित हो जाएगा। होता है ना कि कई ऐसी घटनाएं डेली, चोरी, हत्या, डकैती, ये सब की घटनाएं, तो लगातार मन में आपका कई सारे जो हैं वो बेकार की चीजें भर जाएगी। तो उससे बेहतर होगा कि फ्रेश माइंड रहता है मॉर्निंग में, और आप मॉर्निंग से अपनी अध्ययन की शुरुआत किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से करिए। और इस समय जब आप मॉर्निंग 8 से 11 बजे तक मेंस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपका माइंड जो है वो काफी एनर्जेटिक हो जाएगा। आपको लगेगा कि सुबह सुबह हमने एक बहुत बड़ा टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया, और पूरी दिन भर आप एक एनर्जेटिक रूप में आप पूरा दिन अपना व्यतीत करेंगे। ठीक है, तो 11 बजे से लेकर 12, साढ़े 12
12 बजे तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने में जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनका मेरा जो सजेशन रहेगा वह जनसत्ता पढ़िए, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए। इसका मैं एडिटोरियल भी मैं जो इंपॉर्टेंट होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप @ISPCS सेंटर पर आपको प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। और इसके अलावा आप बिहार के लिए प्रभात खबर को पढ़ सकते हैं। ये दोनों ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं अभ्यर्थी जिनके पास पेपर नहीं पहुंच पाती है वह इसे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। निःशुल्क ऑनलाइन माध्यम में अवेलेबल है। आप सर्च करिए ई न्यूज़पेपर जनसत्ता, ई न्यूज़पेपर प्रभात खबर पटना एडिशन, पटना संस्करण। आपको निःशुल्क ये दोनों न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे और डेली यहां से आप अपनी न्यूज़पेपर को अध्ययन कर सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट मिले उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर तुरंत अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। तो मॉर्निंग का शिफ्ट आपका इतना हो गया। फिर 12:30 से आप अपनी दोपहर का भोजन अगर कमरे लेकर आ रहे हैं तो खाना पीना बनाइए, या मेस में जो जहां भी आप खाना पीना कवर करते हैं खाते पीते हैं उसे आप कर लीजिए, ठीक है। 12:30 से लेकर 1.5 घंटे तक आप खाना पीना खाकर आराम कर लीजिए। फिर आपकी रूटीन 2 बजे आफ्टरनून से स्टार्ट होनी चाहिए। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आप फिर से एक मेंस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए। मेंस सेकंड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट तो आपने पढ़ लिया मेंस का मॉर्निंग में 8 से 11 बजे तक, ठीक है। मॉर्निंग में 8 से 11 बजे तक आपका एक सब्जेक्ट तो कवर हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन दूसरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कवर करना है। अगर आप यहाँ पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके कोई भी 2 सब्जेक्ट जो आपको लगे कि पहले ये हमें कंप्लीट करना चाहिए तो पहले उसी सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस सब्जेक्ट का हमने बुक लिस्ट आपको प्रीवियस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर दिया है, आप लोग उसे देख लेंगे, ठीक है। तो 2 से 5 बजे तक पुनः आपका मेंस का सब्जेक्ट कवर हो गया। तो मेंस का पर डे आपका 2 सब्जेक्ट कवर होते जाएगा इससे, और पर डे मेंस की आपकी 6 घंटे आप पढ़ भी लेंगे। इससे अगर आप व्यवस्थित रूप से मेंस की 8 से 11, 2 से 5 पढ़ाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपकी 3 से 4 महीने अगर आप कंटिन्यूअसली इससे आप निरंतरता प्रदान कर देते हैं तो आपको मेंस में बेहतर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इनिशियल फेज में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो चैप्टर को पढ़िए, और चैप्टर को पढ़ने के बाद जैसे एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ने के बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया रहता है, आप उसे लिखकर देखिए कि क्या आपने जो पढ़ा उसे आप लिखने में सक्षम हैं, ठीक है। इससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी धीरे धीरे होती जाएगी। और मैं पर डे टेलीग्राम पर एक प्रश्न लिखने के लिए देता हूं, उसे भी आप लोग लिखने का प्रयास करें, ठीक है। तो इससे आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी और 3 से 4 महीने में आप मेंस के लिए काफी दमदार स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसे आप मेंस का कवर करिए। अब प्रीलिम्स का भी आपको साथ साथ पढ़नी है, तो सुबह 8 से 11 और 2 से 5 तो आपका मेंस का हो गया। फिर 5 बजे के बाद आप आराम से टहलिए 1-2 घंटे। इस समय आप फ्री होकर शाम को आप इवनिंग वॉक कर सकते हैं, कहीं भी आप पार्क जा सकते हैं, या घर का कुछ काम है तो आप उसे करिए, ठीक है। इसके बाद आप रात्रि में कोई भी 3 घंटे का आप समय निकालिए रात्रि में, या तो आप 7 से 10, या तो 8 से 11 या 9 से 12, ये 3 घंटे का आप समय निकालिए। ये आपके अकॉर्डिंग घरेलू कार्य के अनुसार आप इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। ये 3 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए वह प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपकी स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 घंटे आप लगातार मेंस का पढ़ लेंगे। गैपिंग यहाँ पे 3 घंटे का गैपिंग है, पर्याप्त गैपिंग है। फिर यहाँ पे गैपिंग आपको दिख जाएगा 2 से 3 घंटे का, यह भी पर्याप्त गैपिंग है। और इस समय आप प्रीलिम्स का पढ़िए। 3 घंटे में प्रीलिम्स का कोई एक सब्जेक्ट का 1-2 चैप्टर आप आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी उससे संबंधित देख लेंगे। 3 घंटे पर्याप्त होती है। अभी से आप लगातार 3 घंटे प्रीलिम्स का देते हैं और बाद में जब वैकेंसी आ जाएगी तो उसके बाद आप प्री ओरिएंटेड तो हो ही जाएंगे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत ना आएगी। ना तो प्रीलिम्स में आएगी दिक्कत, और तब तक आपका मेंस भी बहुत कंप्लीट हो चुका होगा, तो मेंस में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 पहले कवर कर लीजिए मेंस का। उसके बाद फिर आप जब इतना पढ़ लेंगे तो आपका थॉट डेवलप हो चुका होगा, तब आप ऐसे लिखने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे के लिए आप लोग आर्टिकल वगैरह पढ़ते जाइए, जैसे यहां पर हमने न्यूज़पेपर वगैरह बताया, तो आर्टिकल पढ़ते जाइए। इससे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता जाएगा और ऐसे के लिए आपकी कंटेंट जो है वह माइंड में आती जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने डेली रूटीन को व्यवस्थित करें। इसमें भी कोई अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है।
अब हमने डेली रूटीन को डिस्कस कर दिया। आज का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, अब उस पर हम लोग आते हैं कि क्या बीपीएससी की तैयारी के लिए आपको नोट्स बनाना आवश्यक है, और अगर नोट्स बनाना आवश्यक है तो आप किस प्रकार से नोट्स को बनाएंगे। देखिए, बीपीएससी की तैयारी के लिए या फिर किसी कंपटीशन की आप तैयारी करते हो, स्पेशली मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने की आपको ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आप हाईलाइट करते चले जाइए, उससे हो जाएंगे। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण वैसे फैक्ट्स मिले जो लग रहा हो आपको कि इसे बार बार भूल जा रहा है, तो उसे आप एक जगह नोट्स में लिख लीजिए और उसको पूरी तरह से रट जाइए, या फिर आपका जो स्टडी रूम है उसमें टेबल पर या कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिए और उसे आप देखते रहिए, डेली याद हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए एक कितना आप नोट्स बनाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसको आप नोट्स में समराइज नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट या फिर डिफिकल्ट टॉपिक हो तो उसे आप नोट्स जरूर बना सकते हैं, या आपकी इच्छा पर होगी, ठीक है। स्पेशली अगर मेंस का देखा जाए तो मेंस के लिए नोट्स बनाना, मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि मेंस के लिए नोट्स आप अवश्य बनाएं, अवश्य बनाए मेंस के लिए नोट्स। इससे ये होगा कि अभी तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है तो आप फ्री माइंड से हैं, लेकिन जब आपका प्रीलिम्स खत्म हो जाएगा और आपके पास सिर्फ 60 से 65 दिनों का समय या फिर 70-75 दिनों का समय मेंस के लिए बचेगा, तो आप ऊहापोह की स्थिति में होंगे कि कौन सब्जेक्ट कैसे कवर किया जाए, समय बहुत कम है। और अगर अभी से नोट्स आपका बना होता है तो उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट्स को ही बार बार आप रिवाइज करके एग्जामिनेशन देंगे, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे बेहतर यही होगा कि मेंस के लिए कुछ थोड़ा थोड़ा आप नोट्स बनाते चलें, ताकि कुछ थोड़ा बहुत आपके पास कंटेंट लिखा हुआ रहे। और डेली न्यूज़पेपर के आधार पे भी तो आपको नोट्स बनाना ही है, थोड़े बहुत जो भी डेटा वगैरह आते हैं उसको भी नोट्स में आप लिखते चलें, ठीक है। मैं भी टेलीग्राम पे आपको समय समय पर प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो मेंस के लिए नोट्स आप कैसे बनाएंगे? देखिए, मेंस के लिए जो नोट्स आपका होना चाहिए वह पॉइंट वाइज नोट्स होनी चाहिए, पॉइंट वाइज नोट्स आपकी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पूरा जो किताब में लिखा हुआ है उसी को आप अपने किताब में लिख लें, अन्यथा फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये पॉइंट वाइज होनी चाहिए। मान लेते हैं कि भारत का संविधान, देखिए एक चैप्टर हमने एनसीईआरटी का लिया है, यह अध्याय 1 क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसका चैप्टर 1 हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे, अगर इस चैप्टर का नोट्स आपको बनाना हो तो आप कैसे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। आइए इसी को हम लोग देखकर समझते हैं। चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। चैप्टर का हेडिंग देखने से आपको लग रहा होगा कि संविधान क्यों, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान कैसे, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे किया गया। चैप्टर को देखकर यही लग रहा है यानी कि इस चैप्टर के अंदर इन्हीं दो चीजों पर फोकस किया गया होगा, ठीक है। तो अगर इस चैप्टर का हमें नोट्स बनाना हो, ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, यानी कि संविधान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये चैप्टर है। सबसे पहले आप नोट्स में हेडिंग दीजिए, संविधान चैप्टर का हेडिंग दे दीजिए संविधान। पहला है संविधान क्या है, तो वहाँ चैप्टर में आप पहला पॉइंट बनाइए संविधान क्या है, और उसके नीचे लिखिए संविधान की डिफिनीशन, संविधान आपके अनुसार क्या है, या इस चैप्टर के अनुसार आपको पढ़कर क्या लगा संविधान क्या है, इसे आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद संविधान की क्या आवश्यकता है, हेडिंग दीजिए संविधान की क्या आवश्यकता है, का मतलब क्या हो गया, संविधान का क्या महत्व, आप हेडिंग दीजिए। हेडिंग आपने दे दिया संविधान का महत्व। पहला पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है, यानी कि आप इसे हेडिंग को आप यहां पे लिखिए, संविधान विभिन्न समुदायों के मध्य तालमेल बिठाने का कार्य करता है, या विभिन्न समुदायों के मध्य तालमेल या समन्वय का कार्य करता है, समन्वय का कार्य करता है। बस एक पॉइंट आपका खत्म। इसके अंदर का जो है उसे पढ़ लीजिए, उसको लिखना नहीं है, केवल पॉइंट लिखिए, ठीक है, ताकि आप एग्जामिनेशन के समय सिर्फ पॉइंट को रिवाइज करें। एक पॉइंट के अगर आप सही से पढ़ लेते हैं तो इसको 20-25 वर्ड में तो आप डिफाइन कर ही सकते हैं, और इससे ज़्यादा तो वहाँ पे टाइम आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कई सारे प्रश्न का उत्तर वहाँ पे लिखना होगा। तो आप हेडिंग दे दीजिए संविधान क्या है, उसको परिभाषा, फिर दीजिए संविधान का महत्व, और इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट विभिन्न समुदायों के मध्य तालमेल को बढ़ाना। दूसरा पॉइंट देखिए यहां पर उसका समराइज कर दिया है कि संविधान का पहला काम है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के समुदाय में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो पहला पॉइंट हमने बताया विभिन्न समुदायों के मध्य समन्वय कायम करना, ठीक है, यह पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं, यानी कि निर्णय निर्माण की शक्ति किसके पास है यह तय करता है संविधान। तो दूसरा पॉइंट दे दीजिए, निर्णय निर्माण शक्ति को निर्धारित करना या निर्णय निर्माण प्रक्रिया को निर्धारित करना या संविधान के कार्य प्रणाली को निर्धारित करना। निर्णय निर्माण सरकार ही करेगी ना, निर्णय लेना हो, विधि निर्माण हो, विधि क्रियान्वयन हो, काम सरकार का है और यह सरकार के काम को कौन निर्धारित करता है, संविधान। तो दूसरा पॉइंट सरकार के कार्य को निर्धारित करना या तीसरा पॉइंट सरकार की निर्णय निर्माण शक्ति को सीमित करना या सरकार की निर्णय निर्माण शक्ति को निर्धारित करना। ठीक है, ये ऐसे आपको पॉइंट बनाते चलना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़कर समझ लीजिए, बस केवल पॉइंट को आप वहां पे लिखिए। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट यहां पर देखिए लिखा होगा, सरकार की शक्ति पर सीमाएं, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, यानी कि सरकार जैसे मान लेते हैं कि विधायिका है तो विधायिका पर क्या सीमा होगी। विधायिका का काम कानून बनाना है, तो क्या जो मन में आए वो कानून बना सकती है? नहीं, इस पर भी तो कुछ सीमा होनी चाहिए ना कि एक सीमा तक ही ये कानून बनाएगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सरकार की शक्तियों पर सीमाओं का निर्धारण करना यह संविधान का महत्व है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया। इसके अलावा ये ऐसे आपको सारे पॉइंट वहां पर लिखते चलना है। ठीक है, चौथा, संविधान का क्या महत्व है। चौथा पॉइंट, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य, यानी कि समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है संविधान। जैसे संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या चर्चा की गई है, प्रस्तावना में भी इसका उल्लेख किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यह क्या है, समाज की आकांक्षा भी तो है कि सामाजिक न्याय स्थापित हो, आर्थिक न्याय स्थापित हो, अर्थव्यवस्था यानी कि पैसा की दृष्टि से समाज के हर लोग जो हों वह एक समान हो, गरीब और अमीर के बीच ज़्यादा खाई नहीं हो। राजनीतिक न्याय, ये सभी क्या है, समाज की आकांक्षाएं हैं और समाज की आकांक्षाओं को कौन प्रतिबिंबित करता है, संविधान। तो संविधान का एक महत्व यह भी हो गया, समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करना। अब इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। 4 पॉइंट यहाँ पे हो गया संविधान के महत्व के बारे में। यहां पर हमने 4 पॉइंट को डिस्कस कर लिया, देख लिया है। ठीक है, बस उतना 4 पॉइंट जो है वह महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, 5वां है यहां पे दिया हुआ, संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती है। 5वां पॉइंट, यानी कि समाज की जो बुनियादी पहचान होती है, कैसा बुनियादी पहचान, प्रस्तावना में कल हमने बताया था, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये सारे हमारे संविधान की विशेषता हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सारे जो हैं हमारे समाज की बुनियादी पहचान है। ठीक है, और उसको प्रतिबिंबित कौन करता है, राष्ट्र की बुनियादी पहचान को प्रतिबिंबित करने का कार्य कौन करता है, हमारा संविधान करता है। तो इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना होगा। वह नोट्स जो आप बनाएंगे उसे सिर्फ और सिर्फ जो महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होंगे उसे आपको नोट्स के रूप में वहां पर डिस्कस करना है। ठीक है, बाकी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स जो हमने बनाया है उसे भी मैं आगे आने वाले दिनों में विभिन्न वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि नोट्स आपका पर्सनल होना चाहिए, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार होनी चाहिए, ताकि समय अनुरूप उसे आप रिवाइज कर सकें। और चूंकि आपके अपने शब्दों में लिखा होगा तो तुरंत वह बातें समझ में भी आपको आ जाएंगी। ठीक है, वहां पे हमने संविधान का महत्व देखा, उसे हमने 5 पॉइंट में डिस्कस किया। अगला है संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी कि संविधान को का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, संविधान किस प्रकार से धीरे धीरे भारतीयों में समावेशीकरण की प्रक्रिया के जरिए लाया गया। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए। यहां पर बेसिकली आप देखिएगा कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया, ऊपर था ना हेडिंग में, संविधान क्यों और कैसे। तो क्यों तो हमने देख लिया, क्यों यानी कि क्या उसका महत्व है, क्यों लाया गया, तो हमने देख लिया कि सरकार की सत्ता की सीमाओं पर नियंत्रण के लिए हमारे राष्ट्र की बुनियादी पहचान है संविधान। तो इसके लिए कैसे, यानी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, तो ये सारे यहां पे प्रक्रिया आपको दिया हुआ, संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ। हालांकि मेंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो
सिर्फ इसको जानकारी ले लीजिए। मेंस में उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक का आप नोट्स बनाइए या पॉइंट वाइज आप लिखिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हों। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो ये आप डिसाइड करने की स्थिति में होंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। इससे लॉन्ग संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ऐसे इससे तो लॉन्ग प्रश्न नहीं आ सकता है। ठीक है, आपको सोचने पे भी लग जाएगा कि इस पे सिर्फ 38 अंक का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, तो आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। और अब मेंस की जो मेंस में देखेंगे तो एनसीईआरटी की भूमिका अब मेंस में भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ठीक है, संविधान के मौलिक प्रावधान देखिए कितना महत्वपूर्ण दिया है। संविधान के मौलिक प्रावधान, संविधान की मौलिक विशेषताएं, प्रावधान का मतलब मौलिक विशेषता संविधान में कौन कौन से है। जैसे उदाहरण के लिए संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई है। वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि आदर करें, ये गलत। देखिए संविधान की मौलिक प्रावधान क्या है, तो एक सफल संविधान की विशेषता होती है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य दे। यानी कि समाज के जो कोई भी वर्ग हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, दलित हो, महिलाएं हो, उन सबके पक्ष में क्या क्या विशेषताएं प्रदान की गई है, ये संविधान के मौलिक प्रावधान है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 29 एंड 30 के जरिए अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 25 के जरिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आर्टिकल 15 के जरिए महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट उपबंध करने का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 हर वर्ग, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, इनके बीच कोई विभेद ना हो, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। और अगर सभी लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हर कोई लोग उस संविधान का आदर करेंगे, क्योंकि उन्हें समानता का अधिकार उसी संविधान से प्रदान किया जाता है, प्राप्त होता है। तो संविधान के मौलिक प्रावधान यानी कि मौलिक विशेषताएं क्या है, यह यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका भी आप पॉइंट लिखिए। यहाँ पढ़ने के बाद आपको जो भी पॉइंट लगे उसका सिर्फ पॉइंट लिखिए। संविधान के मौलिक प्रावधान, पहला पॉइंट, क्या मौलिक प्रावधान में क्या हो सकता है? नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार। दूसरा प्रावधान क्या हो सकता है? डीपीएसपी। तीसरा क्या हो सकता है? संविधान के मौलिक प्रावधान में धर्मनिरपेक्षता संविधान का मौलिक प्रावधान है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? संविधान में यह विशिष्ट संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं जो विश्व के किसी अन्य दूसरे देशों में नहीं है। ठीक है, तो ये सारे संविधान के मौलिक प्रावधान और मौलिक विशेषताएं हैं। तो ऐसे आपको पॉइंट वाइज रूप में आपको वहां पर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, और अंत में देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान कैसे बना, ये सब यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप लोग इसे जरूर पढ़ें। संविधान का क्या स्वरूप है, इन सभी चीज़ों को देखिए। एनसीईआरटी तो एक आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन बुक है और इससे बेहतर मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है नहीं। ठीक है, काफ़ी लंबा है, इसे आप जरूर पढ़िए। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा दिया हुआ है, विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। यानी यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है कि क्या भारतीय संविधान विदेश, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? उधार का थैला है, यानी कि क्या भारतीय संविधान जो है सिर्फ दूसरे देशों से इसमें प्रावधान लिए गए हैं? तो अगर ऐसा पूछे तो आप बताइएगा कि दूसरे देशों से क्या लिया गया। जैसे ब्रिटेन, इसका देखिए यहाँ पे कैसा चार्ट बनाया हुआ है। अब इसी तरीके से डायग्राम आपको यूज करना है एग्जाम में भी। ठीक है, जितना पॉसिबल हो पाए। ब्रिटेन से इतने प्रावधान लिए गए हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, फ्रांस से स्वतंत्र समानता बंधुत्व लिया गया, कनाडा से अर्धसंघात्मक सरकार, अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, ठीक है, नेपाल की स्वतंत्रता, ये सारे लिए गए हैं। तो इन सबको आप याद किए रहेंगे तब ना आप लिख पाएंगे। अगर पूछे भारतीय संविधान उधार का थैला है, यानी कि सिर्फ दूसरे देशों से उधारी ली गई है भारतीय संविधान में, तो आप ये सारे प्रावधान को बताएंगे। अगर आपको लगता है कि उधार का थैला है तो आप लिखेंगे कि हाँ, ब्रिटेन से ये लिया गया, आयरलैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, अमेरिका से, जर्मनी, जापान, कई जगह देशों से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से भी लिया गया है, लेकिन इसे उधार का थैला नहीं कहा जा सकता। यहाँ अपनी विशेषताओं के, यहाँ की परिस्थिति के अनुरूप इसे अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, इस पर अभी मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये सारे जो डायग्राम है ये देखकर आपको सीखना चाहिए कि अगर ऐसा प्रश्न एग्जामिनेशन में आए तो इस प्रकार का डायग्राम हम किस प्रकार के उत्तर में फिक्स करेंगे और कहां पर इसे मेंशन करेंगे। ये आर्ट अपने अंदर डेवलप करिए और अभी से ये क्षमता अगर आपके अंदर डेवलप हो जाती है और उसको मेंशन आंसर राइटिंग में आप अभी से ही मेंशन कर पाते हैं तो एग्जामिनेशन के समय तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी और निस्संदेह आप मेंस परीक्षा में सफलता प्राप्त
प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से डेली अध्ययन करना है। एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए पढ़ने के बाद आपको इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी देश के लिए संविधान में शक्तियों और जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण क्यों जरूरी है? इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा बताइए। अगर विभिन्न शक्तियों के मध्य जिम्मेदारियां का निर्धारण नहीं होगा तो आपस में कन्फ्लिक्ट और संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। इस तरह का निर्धारण ना हो तो क्या होगा? पॉइंट बताइए, 2-3 पॉइंट को। तो इस तरीके से प्रश्न जो दिया हुआ है उस पर सोचिए और सोचकर लिखिए। सोचने से आपकी थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस भी आपकी डेवलप होगी और फिर आगे जाकर कोई ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन में आए जिसे आपने ना पढ़ा हो कभी, तो उस पर भी सोचकर आप थोड़ा बहुत लिखने की स्थिति में होंगे। तो इससे जब प्रश्न कोई नया मिले तो घबराना नहीं है, नए प्रश्नों पर आप ज्यादा देर समय दीजिए और सोचिए कि इस प्रश्न के उत्तर में क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सोचकर आप लिखिए। जैसे यहां पर देखिए, शासकों की सीमा का निर्धारण करना संविधान के लिए क्यों जरूरी है? अभी हमने ऊपर एक पॉइंट ही देखा संविधान के महत्व में कि शासक की शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करना संविधान का काम है। क्या कोई ऐसा भी संविधान हो सकता है जो नागरिकों को कोई अधिकार ही न दे? अगर नागरिकों को कोई अधिकार न देने वाला संविधान होगा तो नागरिक उस संविधान का आदर क्यों करेंगे? ठीक है, तो ये सारे प्रश्न जो है इस पर आप थोड़ा बहुत सोचिए, विचारिए और इसका उत्तर लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि इनिशियल फेज में आपको इन्हीं प्रश्नों का जवाब देना है। अब तो शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं बीपीएससी मेंस में, तो अगर इन सारे प्रश्नों को आप यहां पर हल कर ले रहे हैं तो मेंस परीक्षा में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकायदा आपको यहां पर अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। एक और बात, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो देखिए फर्स्ट चैप्टर के बाद कितना अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे। राज्यसभा टीवी श्रृंखला संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी तथा गांधी, सरदार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी फिल्म देखें एवं चर्चा करें। जिस संदर्भ में संविधान बनाया गया उसको समझने में ये दृश्य श्रव्य सामग्रियां मदद करेंगी। यानी कि राज्यसभा टेलीविजन अब संसद टीवी कर दिया गया है, तो आप संसद टीवी के आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आप वहां पर ये एपिसोड वहां पर अवेलेबल है। एपिसोड का क्या नाम है? संविधान, भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी, और दूसरा एपिसोड है गांधी, सरदार और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। ये दोनों एपिसोड का वहां पे वीडियो अवेलेबल है। आप उन दोनों वीडियो को संसद टीवी यूट्यूब चैनल पे सर्च करिए, या राज्यसभा यूट्यूब चैनल पे शायद अवेलेबल हो, हालांकि अब हटा दिया गया, संसद टीवी कर दिया गया है। तो आप देखिए वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। इन वीडियो को देखिए, यहां से आपको बेसिक चीजें समझ में क्लियर हो जाएगी। चैप्टर को पढ़िए और चैप्टर के अंत में जो निर्देश आपको दिए गए हैं उन निर्देशों को आपको पालन करना है। इससे पूरी तरीके से टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। और ये जो तैयारी का स्तर है वह यूपीएससी का स्टूडेंट इस स्तर को फॉलो करते हैं, तो निस्संदेह आप बीपीएससी में काफी अच्छे रैंक और काफी अच्छे पद से आप चयनित हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सारी चीजों को आप जब कवर करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, कई सारी नई नई चीजों को आपको जानने का अवसर मिलेगा, चीजों को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है इसे समझने का मौका मिलेगा। और इंटरव्यू में जब आप बातचीत करेंगे वहां पर इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो वहां पर आपकी रिफ्लेक्शन जो है वह इसके अनुरूप रहेगी, आपकी जानकारी वहां पे अभिव्यक्त हो पाएंगी। तो इन सभी टॉपिक को इस प्रकार से अच्छे तरीके से आपको कवर करना है। उम्मीद है कि हमारी यह वीडियो आपकी तैयारी के दौरान डेली दिनचर्या को निर्धारित करने में या फिर नोट्स बनाने में, तैयार करने में मददगार साबित होगी। और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत कुछ आज की इस वीडियो से आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। फिर भी अगर मन में कोई संदेह रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करें, आपकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। और ज़्यादा कोई गंभीर मसला हो तो आप निस्संदेह हमसे संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन के जरिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप नंबर मांगेंगे तो आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसके जरिए आप हमसे संवाद स्थापित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।